जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज के इस वीडियो में हम लोग नवीन सर का जो 3 बजे के नायक 2.0 जीएस प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का हैंड रिटन नोट से सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हर साल फरवरी के महीने में यह ऊंट उत्सव राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बीकानेर में आयोजित किया जाता है और बीकानेर में ही मोमासर उत्सव भी मनाया जाता है। रेगिस्तान उत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है और मारवाड़ उत्सव जो है जोधपुर में मनाया जाता है। अन्य उत्सव की बात करते हैं तो बूंदी उत्सव भी राजस्थान में मनाते हैं, कोलायत उत्सव भी मनाते हैं, मत्स्य उत्सव भी मनाते हैं, नागौर उत्सव भी मनाते हैं। नागौर उत्सव जो है दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। पहला पशु मेला सोनपुर का है जो कि बिहार में लगता है, और पहला सोनपुर का मेला जो कि बिहार में लगता है। और नेक्स्ट है कि गणगौर उत्सव भी राजस्थान में ही मनाते हैं और यह 18 दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस्ताद अल्लाह रखा खान संबंधित हैं यह एक तबला वादक है। और तोताराम शर्मा जो है पखावाज से संबंधित है। टी.एच. विनायकम घट्टम से संबंधित है। यूके शिव रामन मृदंगम से संबंधित हैं। और साबरी खान सारंगी वादक हैं। और असद अली खान रुद्रवीणा से संबंधित है। वहीं पे मोहन शर्मा श्याम शर्मा पखावाज से संबंधित है। और अवन मिस्त्री तबला वादक हैं। यू श्रीनिवासन मैंडोलिन वादक हैं। और वहीं पे प्रभात शर्मा जो है बांसुरी वादक हैं। और आर.के. बीजापुरे जो हैं ये हारमोनिया वादक हैं। और नंदिनी शंकर और रागिनी शंकर ये दोनों बहनें हैं, ये लोग वायलिन वादक हैं। और कादरी गोपालनाथन जो है ये सैक्सोफोन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे किस घराने की प्रतिपादक थी? तो ये दोनों किराना घराने की प्रतिपादक थी। और गंगूबाई को पद्म विभूषण 2002 में मिला हुआ है। और वहीं पे ललिता जे राव को आगरा घराने से संबंधित है। और गिरजा देवी जो है यह सेनिया घराना या और बनारसी घराना दोनों से संबंधित है। वहीं पे बेगम अख्तर जिन्हें गजलों की रानी कहा जाता है यह पटियाला घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गुड़िचा बंधु जो है ये डागरी घराने से संबंधित हैं। और वहीं पर हरि प्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक हैं ये सेनिया घराने से संबंधित हैं। और नूरा सिस्टर जो है ये चौरसिया घराने से संबंधित हैं। और केसर भाई केरकर जो है ये जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेगम अख्तर जानी जाती हैं तो यह गजल संगीत के लिए जानी जाती हैं। और बेगम अख्तर को ही मल्लिका ए गजल कहा जाता है। वहीं पे सूफी संगीत की बात करते हैं तो सूफी संगीत में नुसरत फतेह अली खान आते हैं। और बड़ाली ब्रदर्स और नूरा सिस्टर ये लोग सूफी गायक से संबंधित हैं। और अविदा परवीन जो है इन्हें क्वीन ऑफ सूफी संगीत कहा जाता है। वहीं पे गजल गायकों की बात करते हैं तो इसमें जगजीत सिंह आते हैं, यह एक फेमस गजल गायक, इन्हें गजल सम्राट भी कहा जाता है। और इनके एक एल्बम है अनफॉरगेटेबल है। और इनके फेमस गाना है चिट्ठी ना कोई संदेश, इसे इन्होंने ही गाया है। और अन्य गजल गायकों की बात करते हैं तो पंकज उदास एक गजल गायक है। और गुलाम अली तलक अजीज राहत इंदौरी और मुन्ना डे जिन्हें पंचम दा के नाम से भी जानते हैं ये लोग फेमस गजल गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिकैथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम होता है तो 100 मीटर डैश होता है और 400 मीटर डैश होता है। और वहीं पे लंबी कूद होती है और ऊंची कूद भी होती है। और दूसरे दिन क्या क्या होता है तो 110 मीटर की बाधा दौड़ होती है, वहीं पे भाला फेंक भी होता है और पोल बोल्ट भी होता है, डिस्कस थ्रो होता है और 1500 मीटर की दौड़ भी होती है। डिस्कस थ्रो जो खेल होता है यह ओलंपिक में शामिल 1896 में हुआ था। और वहीं पे गोला फेंक जो फेंका जाता है उसमें गोले की वजन की बात करते हैं तो मेल के लिए 7.26 किलोग्राम होता है, वहीं पे फीमेल के लिए 4 kg का वजन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस देश ने एशियाई खेल की तीसरी बार मेजबानी की है? तो दक्षिणी कोरिया ने की है। इसने कब कब किया है तो 1986 में किया था, 2002 में किया था और 2014 में किया था। और वहीं पे भारत ने कितने बार मेजबानी किया था? भारत 1951 में किया था मेजबानी, तो उस समय भारत की रैंक 2nd रैंक थी। फिर उसके बाद 1982 में मेजबानी किया था तो उस समय भारत की रैंक 5वीं रैंक आई थी। नेक्स्ट है कि एशियाई खेलों का आयोजन की बात करते हैं तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराता है और इसका हेडक्वार्टर जो है कुवैत में स्थित है।
दूसरे एशियन गेम्स मनीला में हुए थे, फिर थर्ड एशियन गेम्स जापान में हुए थे, और 19वें नंबर के चीन में होंगझाओ चीन में हुए थे, और 20वें नंबर का जो है नगोया जापान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियन खेल में गोल्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो उनका नाम है सचिन नाग, जो कि तैराकी में गोल्ड लाए थे, 1951 में लाए थे। और वहीं पे पहली महिला पूछे तो कमलजीत सिंधु ने मेडल लाया था, यह 1970 में लाई थी। और वहीं पे सर्वाधिक बार एशियन गेम्स का आयोजन किसने किया है, तो बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, इसने किया है। और वहीं पे एशियन गेम्स का जनक की बात करते हैं तो गुरुदत्त संधि है, और ओलंपिक के जनक की बात करते हैं तो पियरे डी कोटिन है, और पैरालंपिक का जनक की बात करते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट गुमान है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंडिया एट रिस्क बुक है, तो यह जसवंत सिंह की बुक है। और वहीं पे जसवंत सिंह की अन्य बुक की बात करते हैं तो ए कॉल टू ओनर और डिफेंडिंग इंडिया है। और खुशवंत सिंह की पुस्तक की बात करते हैं तो ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ ओमेन। वहीं पे नटवर सिंह की बुक की बात करते हैं तो ए लाइफ इज नॉट एनफ और द मैग्निफिसेंट महाराजा। और विजय द्रोड़ा की पुस्तक है मंथन चूड़ या चरण। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है, किस आर्टिकल में लेके, तो आर्टिकल 177 में लेके। एक राज्य एक केंद्र में महान्यायवादी होता है तो उसका आर्टिकल 76 है, फिर आर्टिकल 88 में उसका संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, इसका उल्लेख है। फिर आर्टिकल 105 में उसका विशेषाधिकार का उल्लेख है। इसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है तो उसका आर्टिकल 165 में है, और वह आर्टिकल 177 के तहत संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। और वहीं पे आर्टिकल 194 के तहत उसका विशेषाधिकार का उल्लेख है, और इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। 62 वर्ष की आयु इसका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, तो 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। वहीं पर 2004 में बात करते हैं तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल को बनाया गया था, फिर उसके बाद 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को बनाया गया, फिर 2013 में मलयालम जो कि केरला में बोली जाती है उसे शास्त्रीय भाषा बनाया गया, फिर 2014 में उड़ीसा को बनाया गया, उड़ीसा की भाषा उड़िया को बनाया गया। और वहीं पे 5 नई जुड़ी हैं जिनका नाम है मराठी, पाली, प्राकृतिक, बंगाली और असमिया। इस तरह कुल मिलाकर के शास्त्रीय भाषा 11 हो चुकी हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये सबसे पहले ये जो गजनवी था यह यामनी वंश से संबंधित था। तो लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो खुसरो मलिक था। और गजनवी वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो अल्पतगीन संस्थापक था, और लेकिन भारत आने वाला कौन था, तो सुबक्तगीन भारत आने वाला था, और यह फर्स्ट तुर्क आक्रमणकारी था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महमूद गजनवी के गुजरात अभियान के समय चोल वंश पर कौन राज्य कर रहा था, तो राजेंद्र फर्स्ट राज्य कर रहा था। और ये जो महमूद गजनवी है भारत पर आक्रमण टोटल 17 बार किया है, और गुजरात का शासक उस समय भीम फर्स्ट थे। लेकिन मोहम्मद गजनवी की बात करते हैं तो इसका पहला सफल आक्रमण जयपाल के विरुद्ध था, 1001 एडी में हुआ था, जिसे वहिंद का युद्ध कहा जाता है। फिर नगरकोट पर अटैक इसने 1008 एडी में किया था। फिर उसके बाद इसने सोमनाथ आक्रमण 1025 एडी में किया था, यह उसका 16वां आक्रमण था। फिर उसके बाद इसका अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध था, 1027 एडी में था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोहम्मद गौरी का भारत पर फर्स्ट आक्रमण कहाँ हुआ था, तो मुल्तान में हुआ था, 1175 एडी में हुआ था। और ये जो मोहम्मद गौरी था यह सासवनी वंश का था और गौर प्रदेश से संबंधित था। और फिर 1178 में इसने पाटन गुजरात में आक्रमण किया, लेकिन इसमें यह असफल रहा था। फिर उस समय जब इसने पाटन गुजरात में आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ पे शासक भीम सेकेंड थे, जो कि सोलंकी वंश के थे, और इनकी माता का नाम नायिका देवी था, इन्होंने ही नेतृत्व किया था। फिर 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ है, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। फिर उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी सफल रहा था। नेक्स्ट है कि 1194 ईस्वी में फिर मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गौरी का जयचंद्र से चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद्र पराजित हो गया और मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में CO2 निकलती है, मीथेन निकलती है और जलवाष्प निकलती है। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो वह बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। और यह लास्ट बार कब फटा था? तो यह 2005 में यह फटा था। वहीं पे विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं तो केलाउआ ज्वालामुखी, जो कि USA के हवाई द्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में पड़ता है। और वहीं पे सबनकाया ज्वालामुखी जो है ये पेरू में पड़ता है। और कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको में पड़ता है। मेरापी ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में पड़ता है। वहीं पे माउंट असामा ज्वालामुखी जो है जापान में स्थित है। और माउंट स्ट्राम्बेली ज्वालामुखी जो है इटली में स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इसमें से हमेशा लावा निकलते रहते हैं। और क्राकातोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। और वहीं पे सेंट हेलियोस ज्वालामुखी USA में स्थित है। ताल ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में स्थित है। और मोनोलोवा ज्वालामुखी USA में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 की सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? तो सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग जो होती है लव वेव्स होती हैं। भूकंप जब आते हैं तो 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। PSL जो पहला होता है प्राथमिक तरंगे, सेकेंड वाला सेकेंडरी तरंगे होती है, और लास्ट का L वाला जो है लव तरंगे होती हैं। जो प्राथमिक तरंग होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, द्वितीय तरंगों की उससे थोड़ा कम होती है, और लव वेव्स वाली जो होती हैं सबसे धीमी होती हैं, लेकिन सर्वाधिक नुकसान यही पहुंचाती हैं। भूकंप की तीव्रता की बात करते हैं तो रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, और रिएक्टर स्केल की खोज 1935 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे भूकंप की मापन की बात करते हैं तो सिस्मोग्राफ पर इसका मापन किया जाता है। भारत में भूकंप के जोन की बात करते हैं तो भारत में टोटल 4 जोन हैं। वहीं पे भूकंप का कारण की बात करते हैं तो विवर्तनिक प्लेटों में गति के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप से अग्निवलय बनता है, तो प्रशांत महासागर में अग्निवलय बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बर्फ भक्षक के रूप में जानी जाने वाली चिनूक गर्म हवा कहाँ बहती थी? ये उत्तरी अमेरिका में बहती है। और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्टर हवा बहती है। और वहीं पे इयोमा हवा जो है जापान में बहती है। खमसीन हवा जो है ये मिस्र में बहती है। और लेवेंच हवा जो है ये स्पेन में बहती है। और कोयम हवा जो है इंडोनेशिया में बहती है। और नॉर्वेस्टर हवा जो है न्यूजीलैंड में बहती है। सिराको और बोरा हवा इटली में बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंचवर्षीय योजनाएं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी हेरट डोमर मॉडल पर आधारित थी। सेकेंड वाली जो थी महानरोबिस मॉडल पर आधारित थी। और थर्ड वाली जो थी S चक्रवर्ती मॉडल या फिर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। और वहीं चौथी वाली जो थी अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना DP धर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि 5 ईयर प्लान जो था इसे नेहरू जी ने भारत में लाए थे। और यह किससे प्रभावित होकर लाए थे? तो यह रूस से प्रभावित होकर के लाए थे। और रूस में इसका जनक की बात करते हैं तो स्टालिन था। 1928 में उसने वहां पर लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 17 की 5 ईयर प्लान में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? तो 1966 से 1969 तक था, टोटल 3 वर्ष थे इसमें। और फिर 1978 से 80 टोटल 2 वर्ष यहाँ पे थे। फिर 1990 से 92 तक टोटल 2 वर्ष यहाँ पे थे। कुल मिलाकर के 7 वर्ष अनाच्छादित थे, जिसमें से 1978 से 80 तक जो गैप था उसमें इसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। नेक्स्ट की फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो यह 1951 से 1956 तक चला था। इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। और इसमें राष्ट्रीय आय जो थी 18% से अधिक थी। और 5 IIT स्थापित किए गए थे। पे नदी घाटी परियोजनाएं भी स्टार्ट की गई थी। और इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2.1% रखा गया था, लेकिन हम लोगों ने हासिल 3.6% तक हासिल किया था, जो कि सफल योजना रही है। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान जो थी यह उद्योगों पर बल दिया गया था। 1956 से 61 तक चली थी। फिर थर्ड जो 5 ईयर प्लान थी यह 1961 से 66 तक चली थी। इसमें पंचायत चुनाव हुए थे। और भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। फिर भारत पाक युद्ध भी 1962 में हो गया था। फिर IDBI की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में हुई। और बोकारो स्टील जो संयंत्र है यह झारखंड में स्थापित किया गया था। और इसमें इसके जो लक्ष्य था उसमें हम लोग विफल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो गुन्नार
मॉडल गुरनॉल मेडल ने दिया था। और वहीं पे गुरनॉल मेडल की बुक की बात करते हैं तो एशियन ड्रामा इनकी फेमस बुक है। और अनवरत योजना जो है रोलिंग प्लान को ही कहा जाता है। यह भारत में 1978 से 89 के बीच में चली थी। फिर जो चौथे नंबर की 5 ईयर प्लान थी, यह 1969 से 74 तक चली थी। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसरो की स्थापना भी इसी के दौरान हुआ था। और हरित क्रांति भी सफल रही थी। और परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो यह 1974 से 78 तक चली थी। इसमें गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। और इसी समय आपातकाल भी लागू किया गया था 25 जून 1975 को, जो कि 21 माह तक चला था। फिर इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान एनटीपीसी की भी स्थापना हुआ था और गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी चालू किया गया था और काम के बदले अनाज इसी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में किस 5 ईयर प्लान से चली थी? तो छठी 5 ईयर प्लान से चली थी, जो कि 1980 से 85 तक टोटल चली है। और इसमें सर्वाधिक ऊर्जा पर व्यय किया गया था और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था इसी समय। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रेडियो तरंगे हैं यह सेलुलर फोन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और सूक्ष्म तरंगे जो है विमान नेविगेशन या फिर रडार में प्रयोग किए जाते हैं। और रक्त कीड़े जो हैं यह इलेक्ट्रॉनिक रिमोट स्विच में प्रयोग किए जाते हैं। और वहीं पे गामा कीड़े जो हैं यह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होती है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है बैंगनी की होती है, तो इसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी। और वहीं सर्वाधिक विचलन की बात करते हैं तो सर्वाधिक विचलन बैंगनी का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल किस तत्व तक ही लागू था? तो वह केवल कैल्शियम तक ही लागू था। और इस नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान होते थे। और इसने लिथियम और सोडियम के गुण को समान बताया था। और अष्टक का पहला तत्व हाइड्रोजन और लास्ट तत्व जो थोरियम था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानव में उत्सर्जन होता है तो पहले विक, फिर मूत्र वाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे हाल ही में चुना गया है? तो आर.के. श्रीराम कुमार को चुना गया है। और यह जो आर.के. श्रीराम कुमार है यह वायलिन वादक है। और म्यूजिक एकेडमी द्वारा जो संगीत कला निधि पुरस्कार है इसे ही कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। टी.एम. कृष्णा की बात करते हैं तो इन्हें रैमन मैग्सेसे भी मिला हुआ। और लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार जो है वर्तमान में कुमार मंगलम बिड़ला को मिला हुआ है। और वहीं पे सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो यह सचिन तेंदुलकर को मिला है। और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को मिला है, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जल दिवस मनाया जाता है तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2025 को जो मनाया गया है उसका थीम है ग्लेशियर संरक्षण। आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में इतने ही क्वेश्चन थे। और आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट का सुपर फास्ट रिवीजन का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू आप लोगों को करा सकूं। और हाँ, यह क्लास आप लोगों के लिए कितना उपयोगी है आप लोग कमेंट में एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप लोगों को इस पूरे हफ्ते का एक साथ रिवीजन वीडियो चाहिए तो उसे भी आप लोग कमेंट में बताइएगा।